कहानी की शुरुआत होती है अमेज़न के खतरनाक और रहस्यमयी जंगलों से, जहां आसमान में एक प्लेन तेजी से आगे बढ़ रहा था। प्लेन के अंदर जस्टिन नाम की एक लड़की अपने कुछ साथियों के साथ सफर पूरा करके घर वापस लौट रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक बेहद खौफनाक मंजर इंतजार कर रहा था। अचानक बिना किसी चेतावनी के हवा में एक अदृश्य और भयानक झटका लगा, जिसने प्लेन के एक हिस्से के परखच्चे उड़ा दिए। कंट्रोल खोते ही हवाई जहाज सीधे नीचे जमीन की तरफ गिरने लगा। यात्रियों में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते भयानक दबाव की वजह से प्लेन हवा में ही दो टुकड़ों में बंट गया। पीछे की सीटों पर मौजूद कुछ बदनसीब लोग तो सीधे प्लेन से बाहर जा गिरे, जबकि बाकी लोग अंदर ही टकराकर लहूलुहान हो चुके थे। पेड़ों की घनी डालियों को चीरता हुआ वह प्लेन जमीन से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि टहनियों ने पायलट के शरीर को वहीं आर पार कर दिया और कई मुसाफिरों की मौके पर ही सांसें थम गईं। जो चंद लोग इस खौफनाक हादसे में जिंदा बचे, वे सहमे हुए बाहर निकले, लेकिन भयानक मौत अभी भी उनके सिर पर मंडरा रही थी। भाग दौड़ की अफरा तफरी में अचानक एक स्टूडेंट घूमते हुए पंखे के ब्लेड की चपेट में आ गया और पलक झपकते ही बुरी तरह मारा गया। इस तबाही के बीच उनका जीपीएस डिवाइस भी पूरी तरह खो चुका था। मोबाइल में नेटवर्क का एक डंडा तक नहीं था, जिससे बाहरी दुनिया से मदद की हर उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब उन्हें एहसास हुआ कि इस भयानक इलाके की जानकारी रखने वाला इकलौता गाइड भी हादसे में मारा जा चुका है। अब वे सब एक ऐसी दुनिया में कैद थे जहां की उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इसी बीच घने पेड़ों के पीछे से हार्व को कुछ अजीब और डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई दी। गौर करने पर समझ आया कि यह किसी कबीले के लोगों की आवाजें हैं। हार्व ने एक पल को सोचा कि शायद ये स्थानीय लोग उन्हें नदी के रास्ते सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उन जंगली लोगों को इंसानी भाषा का एक शब्द भी समझ नहीं आया और उन्होंने आते ही तीरों की बौछार कर दी। देखते ही देखते हार्व की प्रेमिका ने वहीं दम तोड़ दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आदिवासियों ने जहरीले डार्ट से वार करके बाकी सभी को बेसुध कर दिया। जब जस्टिन को होश आया तो उसके हाथ पैर एक लकड़ी की नाव में कसकर बंधे हुए थे। डर के मारे उसने अपनी कलाई छुड़ाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन तभी काले रंग के लेप से ढके एक खूंखार आदिवासी उस पर भयानक तरीके से गुर्राया। नाव जैसे ही किनारे पहुंची, वहां अजीब नजारा था। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, हर किसी का शरीर लाल रंग से सना हुआ था। कबीले के ठिकाने पर पहुंचते ही ग्रामीणों की भीड़ ने इन स्टूडेंट्स को चारों तरफ से घेर लिया। वे उनके शरीर और कपड़ों को बड़े अजीब ढंग से टटोलने लगे, मानो कोई दूसरी दुनिया का जीव देख रहे हों। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स की नजर पड़ी, पेड़ों पर इंसानों के कंकाल लटके थे, बांस की खूंटियों पर खोपड़ियां टंगी थीं और जमीन पर बिखरी हड्डियां चीख चीख कर बता रही थीं कि वे किसी दयालु कबीले नहीं बल्कि आदमखोर नरभक्षियों की बस्ती में आ पहुंचे हैं। तभी भीड़ के बीच से लाठी के सहारे एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। वह उस आदमखोर कबीले की मुखिया थी। उसकी लाठी की एक ही धमक पर पूरा कबीला सन्न हो गया। उसने एक एक करके सभी बंदियों का चेहरा देखा और अपनी रहस्यमयी बोली में कुछ बड़बड़ाई। किसी को उसकी बात का एक शब्द तक समझ नहीं आया। अगले ही पल कबीले के लड़ाकों ने उन्हें घसीटकर सुअरों के गंदे पिंजरे में ठूंस दिया। बाहर खड़े नरभक्षी उन्हें इस तरह घूर रहे थे जैसे कसाई किसी जानवर को काटने से पहले मुआयना करता है। इन सब में सबसे बदकिस्मत निकला एक भारी भरकम मोटा लड़का। कबीले वालों ने उसे खींचकर बाकी साथियों से अलग कर दिया। वही बूढ़ी औरत उसके पास आई और उसके मुंह में एक जहरीला तरल उंडेल दिया, जिससे उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसे एक बड़ी सपाट चट्टान पर लिटा दिया गया। जैसे ही उसे थोड़ा होश आया, कई कबीलाइयों ने उसके हाथ पांव कसकर जकड़ लिए। वह चाहकर भी हिल नहीं सकता था। तभी वह बूढ़ी मुखिया आगे आई और बिना किसी झिझक के अपने धारदार चाकू से एक ही झटके में उसकी दोनों आंखें बाहर निकाल ली और उन्हें कच्चा ही चबाने लगी। पिंजरे में बंद बाकी साथियों की चीखें हलक में ही अटक गईं। दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली ही सांस में उस औरत ने लड़के की जीभ काटकर अपने मुंह में डाल ली। इसके बाद काले रंग से सने उस खूंखार कसाई ने अपना भारी गंडासा उठाया और तड़पते हुए लड़के के हाथ और पैर धड़ से अलग करने शुरू कर दिए। देखते ही देखते वह जिंदा इंसान मांस के टुकड़ों में तब्दील हो चुका था। इसके बाद शुरू हुई उस लाश को पकाने की तैयारी। आदिवासियों ने शरीर के हिस्सों को करीने से अलग किया, धड़ पर एक खास तरह की जड़ी बूटियों का लेप लगाया और उसे मिट्टी की भट्टी में भुनाने के लिए डाल दिया। कुछ ही देर में भुने हुए इंसानी मांस की महक पूरे कबीले में फैल गई, जिसे सूंघकर छोटे बच्चे भी लालच में अपनी लार टपकाने लगे। यह पूरा खौफनाक मंजर पिंजरे के अंदर से जस्टिन और उसके साथी अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन जहां बाकी सब खौफ से कांप रहे थे, वहीं हार्व अजीब तरह से शांत बना हुआ था। वह चुपचाप अपने टूटे हुए फोन में नेटवर्क तलाशने
करने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी तरह मदद का एक मैसेज बाहर भेजा जा सके। हालांकि अमेज़न के उस नरक जैसे जंगल में उसकी यह आखिरी कोशिश भी पूरी तरह बेअसर साबित हो रही थी। कबीले के लोग किसी आम पारिवारिक दावत की तरह बड़े आराम से खाना खा रहे थे। देखने में यह किसी साधारण उत्सव जैसा लग रहा था, लेकिन हकीकत यह थी कि उनकी थालियों में किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसानी मांस परोसा गया था। वैसे तो ये आदिवासी अपनी गुजर बसर के लिए गाय और सुअर भी पालते थे, लेकिन जब भी कोई बाहरी इंसान उनकी पकड़ में आता वे उसे कैद कर लेते और मौके बेमौके अपनी दावत का हिस्सा बना लेते। दूसरी तरफ पिंजरे में कैद स्टूडेंट्स की जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो चुकी थी। उसी तंग और गंदे पिंजरे के अंदर ही उन्हें शौच से लेकर सोने तक की मजबूरियां उठानी पड़ रही थीं। देखते ही देखते शाम ढल गई और पूरा जंगल घने अंधेरे में डूब गया। कबीले में बिजली तो थी नहीं, बस जगह जगह जलती हुई मशालें और आग के अलावा ही थोड़ी बहुत रोशनी फैला रहे थे। अंधेरे का फायदा उठाकर पिंजरे के अंदर बंद स्टूडेंट्स चुपके से अपनी रिहाई का प्लान बनाने लगे। दाढ़ी वाले लड़के ने उम्मीद जगाते हुए कहा कि अगर उन्हें कबीले वालों के पास छूटा हुआ जीपीएस ट्रैकर मिल जाए तो वह बाहरी दुनिया से संपर्क साध सकता है। लेकिन हार्वी ने तुरंत उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा कि यह सब बेवकूफी है। उसने चेतावनी दी कि आदिवासी हर कोने पर पहरा दे रहे हैं और जैसे ही वे अपने पिछले शिकार का मांस खत्म करेंगे अगली बारी इन्हीं में से किसी की होगी। हार्वे की बात सुनकर जस्टिन का सब्र टूट गया और वह उस पर भड़क उठी, क्योंकि इस पूरे भयानक मिशन और जाल में फंसाने का जिम्मेदार वही था। इसी गहमा घमी के बीच एक लड़की ने हिम्मत दिखाई और चुपके से पिंजरे की छत पर चढ़कर बाहर निकलने लगी। लेकिन पहरा दे रहे आदिवासी लड़ाके की नजर उस पर पड़ गई। बिना एक सेकंड गंवाए उसने जहरीला बेहोशी वाला तीर उसकी तरफ दाग दिया। तीर लगते ही लड़की नीचे आ गिरी और बाकी साथियों के दिल में बची आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अगली सुबह जब रोशनी हुई तो जस्टिन की नजर पिंजरे के बाहर बैठे एक छोटे आदिवासी बच्चे पर पड़ी जो उसके गले में लटकी सीटी वाले हार को लगातार घूर रहा था। जस्टिन को लगा कि शायद इस बच्चे के जरिए कोई रास्ता निकल सकता है। उसने उस बच्चे का ध्यान खींचने और दोस्ती करने के इरादे से सीटी में हल्की सी फूंक मार दी, लेकिन यह चाल उस पर ही भारी पड़ गई। सीटी की आवाज सुनते ही कबीले का वह निर्दयी कसाई अपने खूंखार साथियों के साथ वहां आ धमका। गुस्से में आग बबूला होकर उसने पिंजरे में बंद सभी लड़कियों को बाल पकड़कर बाहर घसीटा और ठीक उसी भयानक पत्थरीली चट्टान पर ले गया जहां कुछ समय पहले उस मोटे लड़के की बलि चढ़ाई गई थी। वहां उनके कपड़े उतरवाकर कबीले की बूढ़ी मुखिया ने एक एक करके उनके शरीर का मुआयना किया, मानो वह तय कर रही हो कि आज की दावत के लिए कौन सा शिकार सबसे सही रहेगा। चेकिंग के बाद उसने दो लड़कियों को तो वापस पिंजरे में फेंकवा दिया, लेकिन जस्टिन को अलग रोक लिया। यह देखकर बाकी साथियों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक मौसम का मिजाज बदला और आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। पहरेदारों को छोड़कर कबीले के बाकी लोग खुद को बचाने के लिए अपनी झोपड़ियों की तरफ भाग निकले। इसी अफरा तफरी का फायदा पिंजरे के अंदर बंद एक लड़की उठाने लगी। पिंजरे के अंदर मौजूद एक लड़के ने चालाकी दिखाते हुए अपने मोबाइल की रिंग टोन बजा दी, जिससे बाहर खड़े पहरेदार का ध्यान भटक गया। सही मौका मिलते ही वह लड़की फुर्ती से पिंजरे के ऊपर चढ़कर बाहर कूद गई। कॉलेज की एथलीट होने के कारण वह कीचड़ और फिसलन भरी जमीन पर भी हिरण की तरह दौड़ने लगी। भागते भागते उसकी नजर नदी के किनारे खड़ी एक छोटी लकड़ी की नाव पर पड़ी। उसने बिना समय गंवाए नाव में छलांग लगाई। बारिश थमने के बाद आदिवासी जस्टिन को वापस घसीटते हुए ले आए और पिंजरे में ठूंस दिया। हालांकि उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके पूरे बदन और चेहरे पर अजीबोगरीब लाल और सफेद रंग का लेप पोत दिया गया था। पिंजरे के बाकी लोग यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या किया गया है। तभी उनकी नजर कबीले की एक आदिवासी लड़की पर पड़ी, जिसके शरीर पर ठीक वैसा ही लाल सफेद रंग लगा हुआ था। ये देखते ही सबको समझ आ गया कि जस्टिन को किसी भयानक रस्म के लिए तैयार किया जा रहा है। आदिवासी उससे शादी करके उसे कबीले का हिस्सा बनाने वाले थे। यह सच जानकर जस्टिन के होश उड़ गए। तभी हार्वे ने जहर उगलते हुए कहा कि उसे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि कबीले की दुल्हन बनने वाली लड़कियां बाकी कैदियों के मुकाबले कुछ दिन ज्यादा जिंदा रहती हैं। यह सुनते ही दाढ़ी वाले लड़के ने हार्वे को डांट कर चुप कराया और जस्टिन को दिलासा दिया कि वे हर हाल में यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। कुछ देर बाद कुछ आदिवासी कटोरे में खाना लेकर पिंजरे के पास आए और बंदियों को खाने के लिए मजबूर करने लगे। जस्टिन की नजर फिर उसी छोटे बच्चे पर पड़ी और उसने दोबारा सीटी बजाई। बच्चा उस आवाज को गौर से सुनता रहा, लेकिन हार्वे ने फिर ताना मारा कि इन सब नौटंकियों से कुछ नहीं होने वाला। इतना कहकर हार्वे बिना झिझक के कटोरी में रखा मांस खाने लगा। पास ही बैठी एक शाकाहारी लड़की पहले तो झिझकी, लेकिन भूख से तड़पते हुए उसने भी कांपते हाथों से वह मांस खाना शुरू कर दिया। जैसे ही कटोरा खाली हुआ, उसकी नजर बर्तन के तल में पड़े एक टैटू वाले चमड़े के टुकड़े पर पड़ी। वह टैटू देखते ही उसका दिमाग दहल गया। उसे समझ आ गया कि वह जिस मांस को खा रही थी वह उसी की एथलीट दोस्त का था जो थोड़ी देर पहले भाग निकली थी। यह खौफनाक
खौफनाक हकीकत उसका दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाया। सदमे और घृणा में आकर उसने तुरंत वह मिट्टी का कटोरा जमीन पर पटका और उसके नुकीले टुकड़े से अपने ही गले की नस काट ली। कुछ ही पलों में तड़प तड़प कर उसकी जान निकल गई। पिंजरे में बैठे बाकी लोग सन्न रह गए। इस भयानक मंजर के बाद सब समझ चुके थे। उन्होंने तुरंत एक खतरनाक और शातिर योजना बनाई। उन्होंने चुपके से उस मृत लड़की का मुंह खोला और एक पतली लकड़ी की मदद से उसके गले के अंदर नशीले और जहरीले पत्ते ठूंस दिए। योजना यह थी कि जब कबीले वाले इस लाश को पकाकर खाएंगे तो नशा पूरे कबीले में फैल जाएगा। कुछ ही देर में वह निर्दयी कसाई वहां पहुंचा और बिना किसी झिझक के उस लड़की के शव के टुकड़े टुकड़े करने लगा। फिर उसने मांस के उन हिस्सों को उसी मिट्टी की भट्टी में पकने के लिए डाल दिया। धीरे धीरे भुनते हुए मांस की गंध पूरे गांव में फैलने लगी और आदमखोर आदिवासी उस पर टूट पड़े। लेकिन इस बार पासा पलट चुका था। कुछ ही निवाले खाने के बाद आदिवासियों के कदम लड़खड़ाने लगे। उनकी आंखें बंद होने लगीं और देखते ही देखते पूरा कबीला नशे के प्रभाव में जमीन पर ढहने लगा। यही वह सही मौका था जिसका इंतजार जस्टिन और उसके साथी कर रहे थे। जस्टिन तुरंत दाढ़ी वाले लड़के के साथ पिंजरे से बाहर निकली। तभी एक और साथी भी उनके पीछे भागने लगा। लेकिन हार्वे ने अपनी जान बचाने के लिए एक नीच हरकत की। उसने उस लड़के को बेहोश कर दिया ताकि होश में आते ही कबीले वालों का ध्यान उस लड़के पर भटक जाए और खुद को भागने का वक्त मिल सके। यह देखकर साफ हो चुका था कि हार्वे इंसानियत खो चुका है और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है। जस्टिन के पास पीछे मुड़कर देखने या रुकने का जरा भी वक्त नहीं था, इसलिए वह भारी दिल से उसे वहीं छोड़कर घने जंगलों की तरफ दौड़ पड़ी। उधर जिस लड़के को हार्वे ने धोखे से पिंजरे के अंदर गिरा दिया था, जैसे ही उसे होश आया उसने देखा कि दो आदिवासी नशे की हालत में पागलों की तरह हंस रहे थे। लड़के को एक पल के लिए लगा कि शायद वह चुपचाप फिसलकर अपनी जान बचा सकता है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमखोर ने उसका हाथ दबोच लिया और सीधे अपने दांत उसकी चमड़ी में गाड़ दिए। वह लड़का छूटकर बेतहाशा भागने लगा, लेकिन हलचल सुनते ही नशे में धुत बाकी कबीलाई भी भूखे भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़े। पलक झपकते ही दर्जनों हाथों ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया और भूखे जानवरों की तरह उसका शरीर नोचने लगे। चंद ही सेकंड में उसका शरीर बोटी बोटी होकर बिखर गया और उसकी चीखें हमेशा हमेशा के लिए सन्नाटे में बदल गईं। दूसरी तरफ जस्टिन और दाढ़ी वाला लड़का बिना पीछे मुड़े नदी के किनारे किनारे लगातार भाग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वे नदी के बहाव की उल्टी दिशा में जाएंगे तो शायद कोई रेस्क्यू टीम मिल जाए। लेकिन नदी पार करते समय अचानक जस्टिन का पैर फिसला और वह पानी के तेज धारा में बहने लगी। दाढ़ी वाले लड़के ने बिना अपनी परवाह किए किनारे किनारे दौड़ लगाई और एक पेड़ की मजबूत टहनी बढ़ाकर उसे मौत के मुंह से बाहर खींच निकाला। दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। थोड़ा संभलने के बाद वे फिर से जंगल के अंदर दाखिल हुए, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वे बदकिस्मती से ठीक उसी जगह पहुंच गए जहां उनका हवाई जहाज क्रैश हुआ था। अब वह जगह और भी ज्यादा खौफनाक हो चुकी थी। प्लेन हादसे में मारे गए साथियों की लाशें बांस के खूंटों पर टंगी हुई थीं, जो धूप और हवा से सूखकर नरभक्षियों के भावी भोजन में बदल चुकी थीं। दाढ़ी वाले आदमी ने एक आखिरी उम्मीद के साथ प्लेन के मलबे की तरफ दौड़ लगाई। ढूंढते ढूंढते मलबे के बीच से उसे उसका जीपीएस डिवाइस मिल भी गया, लेकिन उनकी यह खुशी चंद पलों की निकली। डिवाइस की बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और वह महज एक प्लास्टिक का टुकड़ा बन चुका था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक मोबाइल की हल्की सी रिंगटोन गूंजी। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वे बदहवास होकर आसपास पड़ी लाशों की जेबें टटोलने लगे। आखिरकार हार्वे की मृत प्रेमिका की जेब से उन्हें एक चालू फोन मिल गया। उनके चेहरों पर राहत की एक किरण उभरी ही थी कि तभी शिकारी कुत्तों की तरह ढूंढते हुए कबीले के लड़ाके वहां आ पहुंचे। इतनी मुश्किलों के बाद भागने के बावजूद वे दोनों फिर से नरभक्षियों के शिकंजे में कस चुके थे। अब बचने का हर रास्ता बंद लग रहा था। कबीले में लाते ही औरतें जस्टिन को पकड़कर शादी की रस्म के लिए सजाने लगीं। उसके चेहरे और बदन पर अजीबो गरीब रंग रोगन किए जाने लगे। दूसरी तरफ दाढ़ी वाले आदमी को एक बड़े लकड़ी के खंभे से कसकर बांध दिया गया। इसके बाद कबीले के मुख्य जल्लाद ने उसे ऐसी सजा दी जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। जल्लाद ने एक एक करके उसकी हड्डियां तोड़ दी ताकि वह हिल भी न सके। फिर उसके पूरे शरीर पर एक मीठी महक वाली हरी चिपचिपी मिट्टी लेप दी गई। देखते ही देखते हजारों जहरीली चींटियां उसके शरीर पर रेंगने लगीं और उसकी चमड़ी को जिंदा नोच नोच कर खाने लगीं। वह दर्द से बुरी तरह चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उधर जस्टिन पूरी तरह दुल्हन के रूप में तैयार हो चुकी थी। कबीले की एक बुजुर्ग औरत हाथ में छोटा सा धारदार चाकू लेकर उसके सामने आई ताकि शादी की खौफनाक रस्म शुरू की जा सके। लेकिन ठीक उसी पल गांव के बाहर से
भयानक चीख पुकार और अफरा तफरी की आवाजें आने लगी। रस्म वहीं रुक गई। तभी एक आदिवासी दौड़ता हुआ आया जिसके हाथ में किसी इंसान का कटा हुआ सिर था। ये इस बात का इशारा था कि जंगल में कोई अनजान और खतरनाक बाहरी ताकत घुस चुकी है। कबीले की मुखिया ने तुरंत अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए भेज दिया और देखते ही देखते पूरा गांव खाली हो गया। पीछे सिर्फ औरतें, बच्चे और वही छोटा आदिवासी लड़का रह गया जो सीटी से आकर्षित हुआ था। लड़के ने मौका सही देखा और चुपके से आकर जस्टिन को रस्सियों से आजाद कर दिया। जस्टिन भागने लगी, लेकिन खंभे से बंधे दाढ़ी वाले आदमी को तड़पता देखकर उसका दिल पिघल गया और वह उसे छुड़ाने पहुंची। लेकिन उस आदमी ने कराहते हुए कहा कि अब उसके बचने का कोई मौका नहीं है। वह फोन लेकर तुरंत भाग निकले। इसी बीच उस छोटे बच्चे ने दाढ़ी वाले आदमी की तड़प खत्म करने के लिए उसे बेहोश किया और एक ही झटके में उसका गला काट दिया। यह देखकर जस्टिन अंदर तक हिल गई, लेकिन अब रुकने का समय नहीं था। वह पिंजरे की तरफ भागी जहां बंद हार्वे उसे बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन इस बार जस्टिन ने उसकी एक न सुनी और उसे उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ गई। वह छोटा बच्चा जस्टिन को कबीले के गुप्त और सुरक्षित रास्तों से निकालकर जंगल के काफी अंदर ले गया। अलग होने से पहले जस्टिन ने अपना वह सीटी वाला हार उस बच्चे के गले में पहना दिया। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। जैसे ही जस्टिन नदी पार करने के लिए पानी में उतरी, वापस लौट रहे कबीले के लड़ाकों ने उसे देख लिया। वे उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी अचानक एक विशाल और भयानक जगवार बाहर निकल आया। यह कबीला जगवार को अपना देवता मानता था। अचरज की बात यह हुई कि जगवार ने जस्टिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसे कुदरत या अपने भगवान का आदेश मानकर आदिवासियों ने जस्टिन का पीछा वहीं रोक दिया। जैसे ही जस्टिन नदी पार करके दूसरे किनारे पर पहुंची, वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। सामने रेस्क्यू टीम और आदमखोरों के बीच अंधाधुंध गोलीबारी चल रही थी। आधुनिक हथियारों के सामने कबीले के लोग गाजर मूली की तरह ढेर हो रहे थे। मरे हुए आदिवासियों को देखकर जस्टिन के दिमाग में एक शातिर विचार आया। उसने तुरंत अपना फोन जेब से निकाला और बिना डरे रेस्क्यू टीम के सामने हाथ उठाकर आ गई। उसने चिल्लाकर कहा कि वह कोई आदिवासी नहीं बल्कि प्लेन क्रैश की सर्वाइवर है। हाथ में फोन देखकर टीम कमांडर समझ गया कि वह एक कैदी थी और उसने तुरंत अपने जवानों को फायरिंग रोकने का हुक्म दिया। हेलीकॉप्टर में सवार होने से पहले रेस्क्यू टीम के एक अफसर ने जस्टिन से पूछा, क्या जंगल में कोई और भी जिंदा बचा है? जस्टिन की आंखों के सामने अपने दोस्तों की दर्दनाक मौत का एक एक मंजर घूम गया, लेकिन उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर झूठ बोल दिया कि सिर्फ वही अकेली जिंदा बची है और बाकी सब क्रैश में ही मारे गए। वह हार्वे को उसी नरक में सड़ने के लिए छोड़ देना चाहती थी। शहर पहुंचते ही जस्टिन की कहानी पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। मीडिया उसे एक वीरांगना हीरो बनाकर पेश करने लगा, लेकिन जस्टिन ने दुनिया से एक बहुत बड़ा सच छिपा लिया। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसके दोस्तों को आदिवासियों ने खाया था, बल्कि उसने मीडिया के सामने यही बयान दिया कि कबीले वाले बहुत दयालु हैं और अगर वे न होते तो वह कभी जिंदा वापस नहीं आ पाती। उसने ये झूठ इसलिए बोला ताकि कोई उस मासूम कबीले को मिटाने के लिए उन पर हमला न करे। कहानी का असली खौफ अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद जब जस्टिन अपने घर में अकेली बैठी थी, तभी उसके पास हार्वे की बहन का फोन आया। उसकी बहन ने घबराते हुए बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों में अमेज़न के उसी जंगल में एक अजीब आदमी दिखाई दिया है जिसका पूरा शरीर काले रंग के लेप से ढका है और उसका चेहरा हूबहू हार्वे जैसा लगता है। ये सुनते ही जस्टिन का खून जम गया। इसका साफ मतलब था कि हार्वे मरा नहीं था, वह अब इंसानियत खो चुका था, उसी नरभक्षी कबीले का हिस्सा बन गया था और शायद उनका नया खूंखार जल्लाद बन चुका था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पूरी कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है ये भी काफी मजेदार है, तो क्लिक करो और एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।